जय हिंद डॉक्टर्स। कोई क्वेश्चन दिया था कि मैंने आपको होमवर्क में? नहीं दिया था। होमवर्क दिया था। पोस्टवर्ड डायल्यूशन शुरू करना अपन को। अच्छा, ठीक है। एक मुझे कोई कह रहा था अभी, मैं शक्ल नहीं दिख रही। हाँ, एआर। एआर की मैं ट्रिक बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। और उसके लिए पता है मुझे, बस मेरे को ना 3-4 एआर लेकर आने पड़ेंगे। मतलब मैं आपको ट्रिक बता दूं और वो अप्लाई भी तो करना सिखाऊंगा ना मैं आपको। मैं पता चला कि मैं बता तो दे रहा हूँ पर अप्लाई ही नहीं हो रही है ना? तो उसके लिए मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लो उसको, है ना? कर दूंगा मैं उसका काम। और नीट से पहले ही बता दूंगा और जाने से पहले बता दूंगा, टेंशन मत लो आप उस चीज की। है ना? अब वो टेस्ट में तो जैसा होता वैसा होता रहता, अगर सपोज करो नहीं आती मेरे को ट्रिक फिर है ना? अभी तो कर लेना। फॉर मोनो बेसिक वीक एसिड, इसके बारे में अपन को पढ़ना था। ठीक है। इसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स पढ़ लिए थे। अब ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है। केस 1 अपन पढ़ रहे हैं, है ना? और मैं सिर्फ आपको ओस्टवर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ना है अपन को। और केस 1 क्या है? पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस। केस 1 ओस्टवर्ल्ड के बारे में लिखवा दिया था क्या? 2 पॉइंट लिख दिया था अपन ने। ठीक है। फॉर मोनोबेसिक, मैंने लिखा था फॉर मोनोबेसिक वीक एसिड, वीक एसिड। ठीक है। अब मोनोबेसिक वीक एसिड का मतलब क्या है? वैलेंसी फैक्टर क्या होगी? 1। ठीक है। अगर मैं यहां पर मोनोबेसिक वीक एसिड ले रहा हूं, मान लो एच ए, वीक है मतलब इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा और ये टूटेगा कैसे? एच प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस, और ये भी क्या हो जाएगा? एक्वस। ठीक है। टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर इसका मैं मान लेता हूं कंसंट्रेशन है सी, तो ये क्या हो जाएगा? 0, ये हो जाएगा 0। टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर इसका अपन मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। अल्फा क्यों लेकर चल रहे हैं? क्योंकि वीक है। स्ट्रांग होता तो अल्फा 1 होता है, ये वीक है, इसका मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मान लिया अल्फा। तो आप मुझे बताइए खत्म कितना होगा? तो बचेगा कितना? बनेगा कितना? बनेगा कितना? तो एक बात मुझे बताओ, क्या आप मुझे यहाँ पर आयनाइजेशन कांस्टेंट बता सकते हो? आयनाइजेशन कांस्टेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? के ए से, क्योंकि वीक एसिड के लिए लिख रहा हूं। ये बात समझ में आ रही है? तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा। तो इसको मैं लिख सकता हूं सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सर ये कैसे लिख दिया आपने? सी कॉमन निकालो, ऊपर नीचे काट दो, बहुत बार देखा था अपन ने, है ना? अच्छा, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर अपन क्या करेंगे? अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन क्यों लेंगे? क्योंकि जब अपन कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं तो अजम्पशन लेते हैं। तो मैं मान लेता हूं 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू क्या होगा? 1, बिकॉज अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप देखो के किसके बराबर हो गया? सी अल्फा स्क्वायर के बराबर हो गया, तो मैं बोल सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी। तो बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो के है, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है? कि डाइल्यूशन कराने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? बढ़ता है। यही बोल रहा है। मतलब अपन क्या करा रहे हैं? डाइल्यूशन करा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, डाइल्यूशन करने के कारण क्या के चेंज होगा? हाँ, के चेंज होगा क्या डाइल्यूशन के कारण? ये डाइल्यूशन किस बात ये के किस बात पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पर। तो आप मुझे बताओ, क्या मेरे पास बीबी है तो क्या के चेंज होगा?
अगर K चेंज नहीं होगा मतलब मैं कह सकता हूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर K क्या है? फिक्स। तो क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1/c बोल सकता हूं। और C क्या होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। और मुझे पता है मैंने डाइल्यूशन करा है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अगर फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट करा है मतलब मैं कह सकता हूं मोल तो कांस्टेंट होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट V। तो इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डाइल्यूशन। ये बात समझ में आती है? मतलब मैं कह सकता हूं अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो अल्फा भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और यही ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ है। यही क्या है? ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डाइल्यूशन बढ़ाया तो अल्फा और बढ़ेगा, डाइल्यूशन और बढ़ाऊंगा अल्फा और बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ाता चला जाऊंगा अल्फा बढ़ता चला जाएगा। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो डाइल्यूशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बस। तो मैं बोल सकता हूं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। नियरली क्यों लिखा सर? क्योंकि इनफाइनाइट भी कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इनफाइनाइट पे कभी पहुंच पाऊंगा क्या? नहीं पहुंच पाऊंगा। तो अल्फा क्या एग्जैक्टली 1 हो पाएगा? नहीं, नियरली बोलते हैं अपन, है ना। एग्जैक्टली बोलना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी सही नहीं होता है ना। हाँ बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी रिएक्शन नहीं है जो 100% कंप्लीट हो जाए। पर अपन मान लेते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है। लिमिटेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या कोई मुझे बता सकता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ की लिमिटेशन क्या है? हाँ, ये लगता कहां है? तो कहां नहीं लगता है? यही इसकी लिमिटेशन है। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। Ostwald dilution law is not applicable for strong electrolytes. Ostwald dilution law is not applicable for strong electrolytes. Strong electrolyte के लिए Ostwald dilution law applicable नहीं है। ठीक है। Ostwald dilution law is not applicable for strong electrolytes। फटाफट लिख लो, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या मुझे बता सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा यहाँ पर? C अल्फा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल्स टू C अल्फा। इसी को मैं थोड़ा सा क्या आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी अपन ने इस डेरिवेशन में देख लिया। ठीक है। इस डेरिवेशन से अपन क्या क्या फॉर्मूले ऑब्टेन कर सकते हैं वो भी अपन यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है। इसके लिए अब मैं अलग से डेरिवेशन नहीं करूंगा कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालने के लिए अलग से मैं इलेक्ट्रोलाइट लूं, वापस इसको तोड़ूं और उसके लिए फॉर्मूला निकालूं, फिर H+ से मैं पीएच का फॉर्मूला निकालूं। मैं सारी चीजें इसी में कर रहा हूँ। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी मैंने आपको इसी में दिखा दिया और सारे फॉर्मूले भी अपन अब देख लेंगे यहाँ पर। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा एक बार देख लो यहाँ पर। C अल्फा होगा। मुझे एक बात बताओ, अल्फा की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं वहां पर। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? K/C। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल्स टू अंडर रूट Ka/C। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा H+ से मैं क्या निकाल सकता हूँ? पीएच निकाल सकता हूँ, और पीएच निकालने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? मैं दोनों तरफ टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। अगर दोनों तरफ मैं माइनस लॉग लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? -1/2 लॉग
के ए मल्टीप्लाइड बाय सी। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। इसको बोल सकता हूं के ए मल्टीप्लाइड बाय सी की पावर 1/2। लॉग लूंगा तो 1/2 आगे आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, माइनस लॉग एच प्लस को क्या लिख सकता हूं? पी एच इज इक्वल टू, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 इंटू माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी, लिख सकता हूं ऐसे? तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं पी एच इज इक्वल टू हाफ? क्या बोलूं इसको? याद करो, सोरेनसन ने एक मैथमेटिकल फंक्शन निकाला था, px इज इक्वल टू माइनस लॉग x। ठीक है, तो ये क्या हो गया? माइनस लॉग के, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई? के ए। तो px की जगह क्या आ जाएगा? pk। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा हाफ pk माइनस हाफ लॉग सी। सर, माइनस लॉग सी को आप पीसी लिखो ना। देखो, पीसी जो होती है वो होती है प्रियंका चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा। ये सारी की सारी बॉलीवुड में अच्छे लगते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में मैं ही काफी। इधर देखो। इधर देखो। एक ये फॉर्मूला, दूसरा ये फॉर्मूला, और तीसरा ये फॉर्मूला। सर, फॉर्मूले की लाइन लगा दी आपने। मैं डाल दूं ये? क्या कह रहे हो? क्या? हाँ 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 हाँ, याद करने का तरीका पूछ रहे हो? मुझे लगा ये आपको याद होंगे। नहीं है क्या याद? ये याद करो, ये फॉर्मूला मैंने कभी आपको बताया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, जब मैंने आपको डी बाय हकल ऑनसेगर इक्वेशन से पहले ग्राफ बनाया था, तब बताया था ये, है ना? देखो, अमिताभ बच्चन कुछ कह रहे हैं। अमिताभ बच्चन मतलब अल्फा, ए से ए मिलाओ, घर में खेलो, के बटे सी, केबीसी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, केबीसी खेलने पर क्या बनते हैं? है ना? हमारे घर को मिला करोड़पति। सुना ध्यान से, हमारे घर को मिला मतलब मल्टीप्लाई करोड़पति। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब करोड़पति घर में आ जाता है तो करोड़पति बन जाता है, मतलब खुद बन चुके हैं अपन, क्योंकि घर की बात घर में ही रहती है ना? तो मुझे एक बात बताओ, जब करोड़पति घर में ही होता है तो क्या होती है? पार्टी। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अय्याशी नहीं होती, पार्टी होती है यार। पागल हो गए आप लोग। क्या होती है? पार्टी नहीं होती है, पार्टी होती है। पार्टी। इट्स नॉट पार्टी, इट्स पार्टी। और जब पार्टी होती है तो रिश्तेदारों को मजबूरन बुलाना पड़ता है, और वो बहुत जले बुने रहते हैं, बहुत ज्यादा, और उनको देखकर और मजा आता है। सुनना ध्यान से, पार्टी में क्या होता है? आधे पी के, आधे पी के आधे लोग चल बसे, आधे पी के आधे लोग चल बसे। चल बसे का मतलब क्या होता है? निकल लिए दुनिया से। अरे, चल बसे का मतलब क्या होता है? दुनिया से निकल लिए। दुनिया से निकल लिए मतलब दुनिया से सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं। आधे पी के आधे लोग चल बसे। बात समझ में आ रही है? हो जाएंगे फॉर्मूले याद। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब फटाफट अपनी लैंग्वेज में लिख देना। मैं डाल दूं ये सारा? मैंने आपको बताया था ना, फॉर्मूले तो मैं 2 मिनट में याद करा दूंगा। अगर सिर्फ फॉर्मूले ही याद कराने होते तो एक दिन में पूरा चैप्टर भी खत्म करा देता मैं। ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है। हाँ, क्या कर लोगे फिर आके? फॉर्मूले रटने से चैप्टर नहीं होता है। अगर फॉर्मूला रटने से चैप्टर हो जाता तो फिर मैं एक लेक्चर में खत्म करा देता। अच्छा, अब चीजें सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें सुनना है यहाँ पर। सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले रटाने नहीं आए, कॉन्सेप्ट भी बताना है। इधर देखो ध्यान से।
सबसे पहले अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ने बात करी वैलेंसी फैक्टर 1 की, पर क्या हमेशा 1 होगा? नहीं होगा। पर आपके मॉड्यूल में मोर देन 95% क्वेश्चन वैलेंसी फैक्टर 1 की ही दे रखे हैं। तो ये फॉर्मूले बिल्कुल आंखें बंद करके लगाना, हर जगह लगेंगे और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पर सपोज करो किसी दिन वैलेंसी फैक्टर 2 आ जाता है, वैलेंसी फैक्टर 2 भी तो आ सकता है, तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, सारी चेंज होती चली जाएंगी। चेंज कैसे होंगी? रिएक्शन समझ में आ जाएगी भाई, वैलेंसी फैक्टर 2, वैलेंसी फैक्टर 2 का मतलब ये मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, है ना, आपने लिख ही लिया ये। तो अब क्या हो जाएगा, ये H2A हो जाएगा, ये 2H प्लस बनेगा, और ये A-2 हो जाएगा, ये 2C अल्फा हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना हो जाएगा, 2C अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जब भी आपके पास वैलेंसी फैक्टर 1 के अलावा आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक काम करना है आपको, छोटा सा काम करना है आपको। क्या करना है, रिएक्शन लिखकर इसका कंसंट्रेशन निकालना है, या आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखकर इसका वैलेंसी फैक्टर निकालना है और वैलेंसी फैक्टर को वहां पर रख देना। या जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो आपको रिएक्शन में ये स्टोइकियोमेट्री दिख ही जाएगा। अगर ये सी अल्फा टूटेगा तो ये बनेगा कितना, 2C अल्फा, और वो बनेगा कितना, C अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, यहां पर अपन ने बात करी एसिड की, यहां पर अपन ने बातें किसकी करी है, एसिड की बात करी है। अगर यहां पर मैं बेस की बात करता, या मैं ऐसे बोल देता मोनो एसिडिक वीक बेस, मोनो एसिडिक वीक बेस, तो चेंजेस क्या हो जाते, H प्लस की जगह क्या आ जाता, OH माइनस, Ka की जगह क्या आ जाता, Kb आ जाता, और पीएच की जगह क्या आ जाता, POH आ जाता। फॉर्मूला तब भी सेम ही रहता। अगर पीओएच का कोई मेरे से फॉर्मूला पूछ ले तो मैं क्या बोलूंगा, वही ट्रिक है, आधे पी के आधे लोग चल बसे। अब पी के बोल रहा हूं तो अब आपको खुद डिसाइड करना है कि के ए लगेगा या के बी लगेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगर अल्फा की बात करूं तो अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट में के बी डिवाइडेड बाय सी। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, हो जाएगा ये सब, है ना। क्वेश्चन लिखेंगे, ये मैं टार दूं। एक चीज बस यहां पर लिख लेना, सी इज कंसंट्रेशन of an electrolytic solution, concentration of an electrolytic solution। अच्छा, रैपिड फायर राउंड खेलते हैं एक बार, है ना। मुझे एक बात बताओ, ये कुछ एसिड दे रखे हैं, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहां पर लगेगा? क्या फर्स्ट में लगेगा, क्या सेकंड में लगेगा, क्या थर्ड में लगेगा, क्या फोर्थ में लगेगा? हाँ या ना? ये थर्ड ने क्या बिगाड़ा, स्ट्रांग है, स्ट्रांग में नहीं लगता। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ की लिमिटेशन क्या थी, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन लिखेंगे अपन, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गर एसिड। चार एसिड आपको गिवन है और इनके के की वैल्यू आपको गिवन है 10⁻⁻1, 10⁻−5, 10⁻−3 एंड 10⁻−3/2। ए होगा, सुनो ना,
कौन सा होगा? ए क्यों होगा? या तो ए होगा या बी होगा, ये दोनों तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते, है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपन को निकालना क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड पता करना है। मतलब मैं कह सकता हूं मुझे क्या फाइंड करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, अब जवाब देते रहना। एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा अगर मैं बोल रहा हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कब बोल सकता हूं? जब H प्लस ज्यादा हो या कम? अगर H प्लस होगा ज्यादा तो पीएच भी होगा, घोचू कम होगा। मतलब भावनाओं में मत हो आप, है ना? अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा तो H प्लस होगा ज्यादा, पीएच होगा कम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर H प्लस ज्यादा मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइट से तो इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन ज्यादा हुआ होगा या कम? अगर इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन हुआ होगा ज्यादा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई होगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई होगी ज्यादा मतलब उसका के भी होगा। अगर के होगा ज्यादा तो पीके होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो अब आपको क्वेश्चन में के टर्म्स में डेटा दे, पीके के टर्म्स में डेटा दे, पीएच के टर्म्स में डेटा दे, एच प्लस के टर्म्स में डेटा दे, कहीं कोई दिक्कत आएगी क्या? के क्या होना चाहिए? ज्यादा। सर देखो ना ये ज्यादा है, अरे खोजू ये माइनस में ज्यादा है। ज्यादा तो ये होगा, ये तो पहचान लोगे ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। A weak monobasic acid is a weak monobasic acid is 1% ionized. A weak monobasic acid is 1% ionized in its 0.01 molar aqueous solution. In its 0.01 molar aqueous solution. Full stop. Determine ionization constant of the acid. Determine ionization constant of the acid. A weak monobasic acid is 1% ionized in its 0.01 molar aqueous solution. In its 0.01 molar aqueous solution. Determine ionization constant of the acid. क्या मुझे बता सकते हो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता कौन है? के होता है। के निकालना है मुझे, निकालो फटाफट। क्या निकाल पाओगे? फॉर्मूला बता सकते हो? क्या हो जाएगा? के का फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर। लगा लो, निकालो आंसर क्या आ रहा है? के इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी कितना है? 0.01। अल्फा कितना है सर? अल्फा 1 है। अरे घोचू 1 नहीं है, ये 1/100 होगा, मतलब 10⁻⁻² होगा। 10⁻⁻² की पावर 2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलू। if degree of dissociation of if degree of dissociation of if degree of dissociation of m by 10 hx aqueous, m by 10 hx aqueous is 1.2%, is 1.2%, full stop. Calculate concentration of H plus, comma pH, comma concentration of X minus and Ka. Calculate concentration of H plus, pH, concentration of X minus and Ka. फटाफट। हो जाएगा सॉल्व, निकालो। देखो वैलेंसी फैक्टर अगर 1 है ना तो डायरेक्टली आंखें बंद करके फॉर्मूला लगा दो। और एग्जामिनर क्वेश्चन भी जो पूछता है ना मेनली वैलेंसी फैक्टर 1 के लिए पूछता है।
1.2 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन ऑफ H+, बिल्कुल सही है। 3 माइनस लॉग 1.2, 2.94 बिल्कुल सही है। जो H+ होगा वही X- होगा क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है। ये भी C अल्फा मिलेगा, ये भी C अल्फा मिलेगा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H+ किसके बराबर होगा? C अल्फा के बराबर होगा। C कितना दे रखा है? 1/10। अल्फा कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻2 बोल सकता हूं मैं। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻³ मोलर। और यहीं से मैं बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ X- इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻³ मोलर। तो ये दूसरी वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब अगर मैं डायरेक्ट पीएच लिखूं, डायरेक्ट मुझे पीएच लिखना है, तो क्या लिखूंगा? 3 माइनस लॉग 1.2। और याद करो मैंने इसका तो आपको बताया भी था कि अगर 2 छलांग मारोगे तो आरएचएस में वो 0.03 इंटू 2 टाइम्स मूव करेगा, मतलब 0.06। ये हो जाएगा 3 माइनस 0.06, ये आ जाएगा 2.94। अगर रिवाइज नहीं करके आओगे तो समझ में ही नहीं आया होगा ये क्या लिख दिया सर ने। पूरा अच्छे से वैल्यू खोल खोल के दिखाई थी, है ना। अच्छा, पीएच आ गया है। अब क्या रह गया? के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर। ये हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर। तो सी कितना है? 1/10। अल्फा कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। बोलू? क्वेश्चन लिखेंगे। Find the POH of 10⁻³ molar 10⁻³ molar H2CO3 solution which is 1% ionized at 25 degrees Celsius. Find the POH of H2CO3 solution find the POH of 10⁻³ molar H2CO3 solution which is 1% ionized at 25 degrees Celsius. हो जाएगा सॉल्व। क्या यहां पर वैलेंसी फैक्टर 1 है? क्या निकाल पाओगे? क्या डायरेक्ट यहां पर पीओएच मिलेगा? सबसे पहले यहां पर क्या मिलेगा? H+ मिलेगा। H+ से मिलेगा पीएच और पीएच से पीओएच निकाल लेंगे। पीओएच बाकी भी निकालो, देखो क्या होता है आंसर। नाइन 9.03 आ रहा है, 06 आ रहा है। ये नहीं है आंसर, क्योंकि ऐसी वैल्यू एक भी बैच में नहीं आई है। 9 पॉइंट समथिंग आई है 2-3 के आंसर, पर मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट आंसर। 9.3 बिल्कुल सही आंसर होगा, फिर आप सब कह रहे हैं तो 9.03 तो नहीं आया एक भी आंसर मेरा। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या निकाल सकते हैं अपन यहां से? देखो H2CO3 है। एक काम करना, हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब तक बिल्कुल शानदार वाली प्रैक्टिस नहीं हो ना, शानदार वाली, तब तक आप डायरेक्ट मत सॉल्व करना। एक बार रिएक्शन लिखना ना, रिएक्शन लिखने में कुछ ही सेकंड्स जाएंगे पर आंसर डेफिनेटली सही आएगा। H2CO3 है। ये रिएक्शन का काम अपन कब करेंगे? जब वैलेंसी फैक्टर 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये कैसे टूटेगा? 2H++ CO3-2, ये एक्वस, ये एक्वस। तो ये कितना बनेगा? 2C अल्फा, और ये कितना बनेगा? C अल्फा।
ये तो समझ में आ रहा है ना मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, ये 2C अल्फा और सी अल्फा। तो अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की बात करूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2C अल्फा के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें अपन 2 कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 10⁻⁻3। यहाँ पर ये जो कंसंट्रेशन है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होना चाहिए। क्लियर है ना बात सभी को, है ना, लिखवाया भी था मैंने। अल्फा कितना है 1%, 1% मतलब 10⁻⁻2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। तो क्या आप मुझे डायरेक्ट पीएच बता सकते हो? मैं बोल सकता हूँ 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2, लॉग 2 कितना होता है 0.3, मतलब ये हो गया 4.7। तो क्या मैं डायरेक्ट पीओएच निकाल सकता हूँ? ये हो जाएगा 14 माइनस 4.7, ये आ जाएगा 9.3। ठीक है, सारी बातें 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रही थी, तो अपन मान के चलेंगे कि जो केडब्ल्यू होगा वो 10⁻⁻14 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्वेश्चन लिखाऊंगा और एक साथ लिखाऊंगा। टू लीटर सोल्यूशन ऑफ CaOH whole twice, 2 liter solution of CaOH whole twice has 8 milligram of Ca plus 2, has 8 milligram of Ca plus 2. Find out the pOH of solution. Find out the pOH of solution. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द pOH ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। टू लीटर सोल्यूशन ऑफ MgOH whole twice, 2 liter solution of MgOH whole twice, MgOH whole twice has 12 milligram of, has 12 milligram of Mg plus 2. Then find pH and concentration of H plus. Then find pH and concentration of H plus. मुझे तो बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप, सुनना ध्यान से। COH whole twice, यहां पर KB तो दे ही नहीं रखा है, स्ट्रॉन्ग मानना। ठीक है, और अगर किसी दिन इसी क्वेश्चन में KB दे दे तो वीक मान लेना। याद करो मैंने COH whole twice में स्टार मार्क कराया था, मैंने बताया था कि डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ये वीक की तरह भी एक्ट कर सकता है और स्ट्रॉन्ग की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब अपन कैसे जानेंगे कि ये वीक की तरह कब एक्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग की तरह कब एक्ट करेगा? अगर COH whole twice वाले क्वेश्चन में KB दे दे COH whole twice का, मतलब ये मान लेना ये वीक है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? इसलिए क्वेश्चन कराया। अच्छा दूसरा क्वेश्चन देखो, MgOH whole twice, सर KB तो यहाँ पर भी नहीं दे रखा है, क्या ये स्ट्रॉन्ग होगा? अरे ये तो होता ही वीक है, तो इसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कोई अगर आपको बोल दे CH3COOH एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्या मानोगे? नहीं मानेंगे। तो इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। कंफ्यूजन मतलब जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि भाई स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है, वो इसके लिए हो सकती है। तो अगर KB दे दे तो वीक है, नहीं दे रहा तो स्ट्रॉन्ग मान के करना, फटाफट करो। क्या हो जाएगा? पहले का 3.7, 3.7 ज्यादा अच्छा आंसर लग रहा है। आप शायद पीएच निकाल चुके हैं, पीएच निकालना था क्या?
गलत आ रहा है, फिर 4 आ रहा है तो 3.4 आ रहा है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 निकाल लें। कंसंट्रेशन ऑफ Ca+2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/5 1/10, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 मोलर। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो रिएक्शन क्या है, CaOH होल ट्वाइस, स्ट्रॉन्ग मान के चलूंगा तो Ca+2 एक्वस प्लस 2OH- एक्वस। ठीक है, अब इसका कंसंट्रेशन कितना है 10⁻⁻4, तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये कितना होगा, 2 इंटू 10⁻⁻4। तो बात समझ में आती है, 2 इंटू 10⁻⁻4। तो अब एक बात मुझे बता दो आप, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आ गया, ये कितना आ गया 2 इंटू 10⁻⁻4। तो आप मुझे बताओ पीओएच कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट 4 - log2, और log2 कितना होता है, ये हो जाएगा 3.7। ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट, नेक्स्ट सॉल्व करो। मुझे तो बस एक बात बता दो, ये जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूं ये रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल होगी, क्या आंसर आ जाएगा। सबसे पहले क्या निकालें, Mg+2 का कंसंट्रेशन निकालना है, निकालो फटाफट। Mg का मोलर मास क्या होता है 24, फटाफट। मुझे तो बस आप बता दो पीएच कितना आ रहा है, 11.7, 8.7 नहीं आएगा, ये गलत है आंसर, ये पहली बार सुना आज मैंने, तो ये नहीं हो सकता। 11 के आसपास जो भी आ रहा है हो सकता है आंसर, मेरे को याद नहीं है आंसर। और किसी का आ रहा है क्या 11.7, 11.7 आ रहा है, 10.7 आ रहा है, और किसी का कुछ नहीं, 10.7 आ रहा है, 10.7 बिल्कुल सही आंसर है, 10.7 एग्जैक्ट आएगा, 10.7 एग्जैक्ट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2, कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 कितना हो जाएगा, इसका मास कितना दे रखा है 12 मिलीग्राम दे रखा है, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा और मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा, दैट इज 24। वॉल्यूम कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, 0.25, मतलब इसको बोल सकता हूँ 2.5 इंटू 10⁻⁻4। तो आप मुझे बताओ OH माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4। सर आपने डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सुबह मैंने डायरेक्ट लिखा था, नहीं समझ में आया था। अगर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की बात करो तो ये कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁴। तो क्या आप मुझे पीओएच बता सकते हो, पीओएच कितना हो जाएगा 4 माइनस log 5 हो जाएगा, log 5 होता है 0.7, मतलब मैं बोल सकता हूँ ये 4 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 3.3। निकालना क्या है, पीएच निकालना है, तो पीएच कितना हो जाएगा 14 माइनस 3.3, ये कितना आ जाएगा 10.7, 11 12 13 14, हाँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आ जाएगा 10 की पावर माइनस 10.7, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मोलर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, आगे बढ़े। क्या हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, होमवर्क में 2 क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन लिखिए, हाँ होमवर्क में लिखिए आप। At 25 degrees Celsius, the ionization constant at 25 degrees Celsius, the ionization constant of acid at 25 degrees Celsius, the ionization constant of acid Ha
the ionization constant of acid Ha is equal to the ionization constant of base BOH is equal to the ionization constant of base BOH. Full stop. If the pH of 10 to the power minus 2 molar, if the pH of 10 to the power minus 2 molar solution of HA is, if the pH of 10 to the power minus 2 molar solution of HA is 5, find out the pH of 10 to the power minus 4 molar. Find out the pH of 10 to the power minus 4 molar solution of BOH. Solution of BOH. BAOH कौन होगा अभी A और B की बात चल रही बस, HA और BOH, not BAOH. Find out the pH of 10 to the power minus 4 molar solution of BOH at the same temperature. At the same temperature. एक और क्वेश्चन लिखना, एक और क्वेश्चन लिखिए आप. Determine the concentration of OH minus. Determine the concentration of OH minus in 0.01 molar. Determine the concentration of OH minus in a 0.01 molar aqueous solution of. Determine the concentration of OH minus in 0.01 molar aqueous solution of NH4OH at 25 degrees Celsius. At 25 degrees Celsius. If pKa for NH4 plus, if pKa for NH4 plus at 25 degrees Celsius is 9.3, is 9.3. At 25 degrees Celsius is 9.3. ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है. और अगर मैं आपके मॉड्यूल की बात करूं तो जो अपन ने पहले 4 क्वेश्चन करे आज, शायद तक 9 क्वेश्चन लिखवा चुका हूं मैं आज आपको. एक रैपिड राउंड भी तो खेला था मैंने. तो उसको इंक्लूड करके जो पहले 4 क्वेश्चन हो गए, या जो आपने कॉपी में लिखे हैं पहले 3 क्वेश्चन हो गए, उसी लेवल के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं. मतलब पहले 3 क्वेश्चन में तो मॉड्यूल खत्म हो चुका है ना. जो बाकी के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सिर्फ दिमाग चलाने के लिए करवाए हैं. अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए एक बार, तो मॉड्यूल इतना इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा कि मैं क्या बताऊं कितना इजी लगेगा. हेडिंग लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. ये केस 1 ही चल रहा है अभी, बहुत लंबा केस है ये. और एक बार केस 1 खत्म तो केस 8 तक अपन शू करके पहुंच जाएंगे बस. मतलब इतना भी शू करके नहीं पहुंचेंगे. मतलब 2-3 लेक्चर में पहुंच जाएंगे अगर आपकी कृपा रही तो. हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की बात तो कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए? वीक के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा 1 होता है. ठीक है. फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, तापमान. अब मुझे एक बात बताओ, देखो बातें आप ही को बतानी है क्योंकि आप बहुत बहुत ज्यादा
समझदार हो, एक्सपीरियंस नहीं, समझदार हो, है ना। टेम्परेचर, मुझे एक बात बताओ, अपन आयनाइजेशन की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस या एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कैसा होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। भाई आयनाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब ब्रेक डाउन करना। ब्रेक करने के लिए अपन को बाहर से एनर्जी लेनी पड़ती है, मतलब मैं कह सकता हूं आयनाइजेशन प्रोसेस इज एन, आयनाइजेशन प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपन बात किसकी कर रहे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो क्या यहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा या नहीं आएगा? अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो आप मुझे बताओ, एंडोथर्मिक रिएक्शन की केस में अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो आप मुझे बताओ रिएक्शन कहां जाएगी? ये किसकी मदद से बता रहे हो? ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर, जैसे ही अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे अपना प्रिंसिपल लेकर आ जाएगा, जिसे अपन बोलते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल। और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जारी है तो जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा टूट रहा है या कम टूट रहा है? अगर रिएक्टेंट ज्यादा टूटेगा, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा टूटेगा, मतलब मैं कह सकता हूं अल्फा भी होगा ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट फैक्टर है डाइल्यूशन। और याद करो डाइल्यूशन के बारे में भी किसी महानुभाव ने कुछ बोला था। क्या बोला था? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट डाइल्यूशन। और ये किसने बोला था, किसकी मदद से बोला था? ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ की मदद से बोला था। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो मैं कह सकता हूं वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम होगा ज्यादा, तो अल्फा भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं थर्ड फैक्टर पे आ चुका हूं मैं। और थर्ड फैक्टर क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ, बिल्कुल सही कह रहे हो, कहां से पढ़कर आते हो? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट होंगे अलग अलग तो उनके अल्फा भी होंगे अलग अलग। ये बात समझ में आती है? तो आप मुझे बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा क्या होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में 1 होगा या 1 से कम होगा या 1 से ज्यादा होगा? 1 से कम होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1 बोलने से अच्छा है नियरली बोल दो, है ना। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इस चैप्टर में अपन को सॉल्वेंट क्या लेकर चलना है? क्यों? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, एम्फोटेरिक नेचर, सेल्फ आयनाइजेशन टेंडेंसी, ये 3 रीजन है, इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट लिया गया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या प्रॉपर्टी होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर पाता है, 2 अपोजिट आयंस में ब्रेक कर पाता है। तो अगर मेरे से कोई बोल दे किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ज्यादा, अगर किसी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ज्यादा, तो आप मुझे बताओ उसका अल्फा भी होगा। ये अल्फा किसकी बात हो रही है? सॉल्वेंट के अल्फा की बात हो रही है या इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा की बात हो रही है? इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा की बात हो रही है। ये बात समझ में आ रही है? जब इतना समझ में आता है तो क्वेश्चन का जवाब देना। 3 डोंगे मैंने यहां पर सजा दिए हैं, एक में है वाटर, एक में है D2O, और एक में है बेंजीन, बेंजीन नहीं बेंजीन। और यहां पर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80-81 के बीच में लाया करता है, यहाँ पर 79 के आसपास होता है, और यहाँ पर 2.5 होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। मुझे एक बात बताओ, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका मतलब यह है कि अगर एसिटिक एसिड को मैं डालूंगा वाटर में तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन मैंने मान लिया अल्फा 1। एसिटिक एसिड को डालूंगा D2O में तो इसका है अल्फा 2।
और एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाल दिया तो इसका है अल्फा 3। अब आपको जो बताओ एसिटिक एसिड ज्यादा कहां टूटेगा, अल्फा किसका ज्यादा होगा, 1 का, 2 का या 3 का, 1 का सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा 3 का, और बीच में होगा 2 का। ये बात समझ में आ रही है? अरे किसी को डाउट है तो बोल दो यार, पढ़ाई हुई चीजें हैं सारी, है ना। लास्ट, मिक्सिंग ऑफ आयंस। मिक्सिंग ऑफ आयंस, मिक्सिंग ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है? आयंस को मिक्स करना, एज एक्सपेक्टेड। मैंने यही सोचा था कि आप यही बोलोगे। सुनना ध्यान से, लिख लिया यहां तक, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे अपन। हम्म। हाँ, थर्ड बता दो आप, मैं सेकंड बता दूंगा। मुझे भी तो पता पड़े सेकंड कौन सा पूछ रहे हो आप। हाँ, एम्फोटेरिक नेचर। मिक्सिंग ऑफ आयंस की बात करते हैं। अब सुनना ध्यान से। अपन ने क्या करा, एक कंटेनर लिया, इसमें पानी भरा, और मैंने इसमें क्या फेंक दिया, मान लो मैंने इसमें फेंक दिया एसिटिक एसिड, ठीक है, या मैंने मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, एसिटिक एसिड डाल दिया, और इसका क्या बना दिया, इसको हिलाकर सोल्यूशन बना दिया। सोल्यूशन जो बना है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सोल्यूशन बना है। मतलब कंटेनर में मैंने एसिटिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन बना दिया, जो कि क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ आयंस का मतलब ये नहीं होता है कि यहां पर आयंस एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहे हैं, नहीं। मिक्सिंग ऑफ आयंस का मतलब ये होता है कि बाहर से मैंने इसमें आयंस मिला दिए, बाहर से मैंने क्या मिला दिया, इसमें आयंस मिला दिए, उसे बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ आयंस। अब मार्केट में आयंस फ्री फॉर्म में तो मिलेंगे नहीं, मुझे मार्केट में मिलेगा क्या, इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, बाहर से मिलाऊंगा इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट से मुझे मिलेंगे आयंस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस मिलेंगे, उनका जो नेचर है वो कॉमन भी हो सकता है और ऑपोजिट भी हो सकता है, सेम नेचर भी हो सकता है, ऑपोजिट नेचर भी हो सकता है। जैसे कि सपोज करो ये ऑफलाइन क्लास चल रही है, कोई स्टूडेंट आया, अब जब वो स्टूडेंट आया तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो समझदार हो या वो आप जैसा हो, है ना। हाँ, अरे नेगेटिव क्या ले रहे हो यार आप यार, मतलब नेगेटिव मत लो ना यार आप इस चीज को। ऐसा हो सकता है कि वो समझदार ना हो या वो बहुत समझदार हो, है ना। सर हमें पता है हम कैसे हैं, आप क्या जानो। तो अगर वो समझदार हुआ तो क्या आपकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, है ना। पर अगर वो बहुत समझदार हुआ तो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी। अगर वो बहुत समझदार हुआ मतलब मैं कह सकता हूँ सेम नेचर का है, और अगर वो सिर्फ समझदार हुआ मतलब कह सकता हूँ ऑपोजिट नेचर का है। क्या वो सेम होगा या ऑड होगा? ऑड होगा। ऐसे निकालते हैं ना, ऑड वन आउट, बचपन में खेलते थे, है ना। वैसे ही, वैसे ही अगर मैं सेम चीज यहां पर अप्लाई करूं, तो मैंने क्या करा, एसिटिक एसिड का सोल्यूशन बनाया था, बाहर से मैंने इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, इस इलेक्ट्रोलाइट से जो आयंस आएंगे उनकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो आयन सेम नेचर के हो या ऑपोजिट नेचर के हो, या तो उस इलेक्ट्रोलाइट में एक कोई कॉमन आयन मौजूद हो, कॉमन आयन होगा मतलब सेम नेचर का, या ऑड आयन मौजूद हो मतलब जिसका नेचर क्या, सेम ना हो। तो दो ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो सेम आयन हो या डिफरेंट आयन हो, या मैं ऐसे बोल दूं कॉमन आयन हो या ऑड आयन हो। तो यहां पर अब अपन को मिक्सिंग ऑफ आयंस में दो पॉसिबिलिटीज देखनी है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो कॉमन आयन हो या ऑड आयन हो। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कॉमन आयन इफेक्ट, तो हेडिंग डालना कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें लिखना, कॉमन आयन इफेक्ट में लिखना, when a strong electrolyte having common ion, when a strong electrolyte having common ion, when a strong electrolyte having common ion is mixed with, is mixed with aqueous solution of weak electrolyte,
is mixed with aqueous solution of weak electrolyte, then degree of ionization 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 of weak electrolyte gets decreased, conditions लिखना, conditions for common ion effect, first condition, heading लिखना, conditions for common ion effect, first condition लिखेंगे अपन, one electrolyte must be strong and other one electrolyte must be strong and other must be weak. Second, there must be a common ion between them. There must be a common ion between them. ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है और कंडीशन 2 नहीं हो रही तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, या ऐसा भी नहीं होगा कि कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहां पर कहीं साइड में लिख लेना, बोथ दी कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली, both the conditions must be satisfied simultaneously, both these conditions must be satisfied simultaneously. Both the conditions must be satisfied simultaneously. ठीक है यहां तक? अब ध्यान से सुनो, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा कैसे, और उसके कारण अभी मैंने पॉइंट में लिखवाया था कि जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वो कैसे डिक्रीज होगा, मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया था, मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है और इलेक्ट्रोलाइट अपन ने क्या लिया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज एसिटिक एसिड। ठीक है, अब होगा क्या कि कंटेनर में एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, मतलब ये रिएक्शन अभी कहां पर मौजूद है, इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इस रिएक्शन में HCl इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इस रिएक्शन में मैं HCl इंट्रोड्यूस करूंगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप मुझे बताओ क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे होगा, क्यों होगा, आप खुद देखिए, जैसे ही HCl मैंने इंट्रोड्यूस कराया तो HCl तो ब्रेक होकर खत्म हो चुका होगा, ये तो खत्म हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा, पर ये देकर क्या जाएगा, H+ और Cl-। अब जैसे ही H+ और Cl- मिलेंगे तो Cl- अपने जैसे को ढूंढेगा, कोई यहां पर मेरा जैसा है या नहीं है, तो जब ये ढूंढेगा है करके तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, अरे ये भी तो होगा, ये तो होगा ही, कुछ नहीं मिला। पर जैसे ही H+ ढूंढने निकलेगा तो इसको अपने जैसा कोई मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्या ये कॉमन आयन है? तो आप मुझे बताओ, जैसे ही ये सोल्यूशन में आएगा तो मैं कह सकता हूं यहां पर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन एक ही कंटेनर में हो रही है, मतलब मैं बोल सकता हूं H+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और जैसे ही H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ली चैटिलियर दौड़े दौड़े अपना प्रिंसिपल लेकर आ जाएगा, जिसे बोलते हैं ली चैटिलियर प्रिंसिपल। मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो एसिटिक एसिड ज्यादा टूटेगा या कम? अगर एसिटिक एसिड टूटेगा कम तो इसका अल्फा भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसलिए इसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, क्लियर है बात सभी को? ठीक है, क्या यहाँ पर दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रही है, एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, कॉमन आयन है, क्लियर है बात सभी को? क्वेश्चन लिखेंगे।
क्वेश्चन लिखेंगे अपन। Which of the following pairs which of the following pairs which of the following pairs will show common ion effect, will show common ion effect, which of the following pairs will show common ion effect? हो जाएगा, फटाफट करो। कर लिया? आपको यहाँ पर कॉमन आयन भी बताना है, तो ऐसे नहीं सिर्फ यस नो करना है, कॉमन आयन भी बताना है और ये भी बताना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है और कौन सॉल्ट है ना। मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक पार्ट सॉल्व करना है। हो गया? हो गया सर, अभी तो हमने सोचना ही नहीं शुरू करा। हो गया? जल्दी करो यार, आराम से क्या कर रहे हो? फटाफट करो, फटाफट फटाफट, बहुत तेज। याद करो आप लोग कितनों को पीछे छोड़ चुके हो। सब बहुत टाइम हो गया, हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ा।
इधर देखो हम सबसे पहला करेगा क्या, देख लेते हैं एक बार। कॉमन आयन नजर आ रहा है CN माइनस पहली चीज। अगर HCN की बात करूं, ये क्या है, वीक एसिड। KCN क्या है, सॉल्ट। एक वीक एक स्ट्रॉन्ग कॉमन आयन शो करेगा। यहां पर देखते हैं Cl माइनस कॉमन आयन। NaCl क्या है, सॉल्ट। और HCl की बात करूं, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों स्ट्रॉन्ग है, नहीं करेंगे। अगर यहां पर बात करूं CN माइनस कॉमन आयन, NaCN क्या हो जाएगा, सॉल्ट। और HCN क्या हो जाएगा, वीक एसिड, करेगा। फोर्थ की बात करें, ये हो जाएगा HC डबल ओ माइनस। ये क्या है, सॉल्ट है। और ये क्या है, वीक एसिड है। वीक स्ट्रॉन्ग करेगा। यहां पर बात करें तो CH3C डबल ओ माइनस ये कॉमन आयन हो गए। ये क्या है, वीक एसिड। ये क्या है, सॉल्ट। वीक और स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन है, करेगा। यहां पर H प्लस और H प्लस, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, वीक एसिड, करेगा। एजी एजी AgOH क्या है, वीक बेस। AgNO3 क्या है, सॉल्ट, करेगा। NH4OH और NaOH, तो ये हो गया OH OH। NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। NH4OH क्या है, टमाटर सॉल्ट, ये वीक बेस है, वीक बेस है। आप अगला वाला मत देखो, जो दिखा रहा हूं सिर्फ वही देखो। NaOH की बात करें और NaCl की बात करें, कॉमन आयन क्या हो गया, Na। ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा। और NaOH क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। करेगा नहीं करेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है। और अगर यहां पर बात करें NH4 प्लस ये OH है, मतलब मैं यहां पर कह सकता हूं ये हो जाएगा वीक बेस और ये हो जाएगा सॉल्ट। क्या करेगा या नहीं करेगा, H प्लस ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये इसके सामने किसकी तरह एक्ट करेगा, वीक बेस, करेगा। NH4 प्लस यहां पर ये क्या है, वीक बेस। ये क्या है, सॉल्ट। सर यहां दो दो आ रहे हैं, अगर दो दो आ रहे हैं तो इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है। सपोज करो यहां पर दो H प्लस आते, H2SO4 होता। दो H प्लस आते तो ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता, इसका ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता, इसका ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता, मतलब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता। और स्ट्रेस को ऑफसेट करने के लिए इस रिएक्शन को और ज्यादा पीछे जाना पड़ता। अल्फा पहले से ही बहुत कम था, और कम हो जाता। बात समझ में आ रही है। ये करेगा। तो सिर्फ दो ही नहीं करेंगे, दुग्गी और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, सुनना ध्यान से। कॉमन आयन इफेक्ट में दो वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कॉमन आयन कहां पर आ रहा है, कहां पर नहीं आ रहा है, वो पहचानना होता है। और जब आ रहा होता है तो अल्फा पे क्या फर्क पड़ता है, अपन को पता है अल्फा तो डिक्रीज होगा, पर कितना डिक्रीज होगा ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। यहां तक किसी को भी डाउट है तो बोल दो, किसी को भी कहीं भी डाउट है तो बोल दो आप। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, फाइंड आउट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन of 0.1 molar, find out the degree of ionization of 0.1 molar HCN, HCN ब्रैकेट में लिखना K is equals to 10 to the power -7, ब्रैकेट में लिखना K is equals to 10 to the power -7, ब्रैकेट क्लोज। solution before and after the mixing of, before and after the mixing of 0.1 molar HCl solution, before and after the mixing of 0.1 molar HCl solution,
ब्रैकेट में लिखना फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 1 लीटर, ब्रैकेट क्लोज। will the value of will the value of Ka will the value of Ka change due to common ion effect? Will the value of Ka will the value of Ka change due to common ion effect? Yes or no? No. Ka सिर्फ और सिर्फ तापमान पर डिपेंड करता है। इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल गए आप? और तापमान कहां से आता है ये तो नहीं भूले आप। Ka जो होता है वो है क्या बेसिकली? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैंने आपको बोला था सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दुनिया का कोई सा भी फैक्टर उठा के ले आना, डाइल्यूशन हो जाए, कंसंट्रेशन हो जाए, कॉमन आयन इफेक्ट हो जाए, ऑड आयन इफेक्ट हो जाए, के कभी चेंज नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो सेकंड पार्ट का आंसर तो क्या आ गया भाई? नो है। ठीक है, अब आगे सुनो और यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा और सुनते जाना इसको ढंग से। सिर्फ एक ही वैरायटी का क्वेश्चन बनता है और वो अपन कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो पहले वाला सेक्शन है ना इस क्वेश्चन का, उसमें अपन को अल्फा निकालना है बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ HCl। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिफोर मिक्सिंग ऑफ HCl, बिफोर मिक्सिंग ऑफ HCl, अब अगर HCl नहीं मिलाया है, सुनना ध्यान से, अगर HCl नहीं मिलाया है मतलब ये तो है ही नहीं। तो आप मुझे बताओ क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन किसका है? HCN का। और HCN क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड मतलब केस 1, और केस 1 के सारे फॉर्मूले याद करा रखे। जब भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही सोचना है। अब आप खुद देखो जितने भी अभी तक अपन ने क्वेश्चन करे हैं वहां पर सब जगह एक ही इलेक्ट्रोलाइट है और वो सारे के सारे वीक ही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अगर मेरे से कोई पूछ ले सिर्फ HCl मौजूद है, उसका Ka है, उसका कंसंट्रेशन है, क्या अल्फा निकाल सकता हूं? बिल्कुल, K/C। और K कौन सा आएगा? Ka आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 10⁻⁻6 का अंडर रूट, ये हो जाएगा 10⁻⁻3। आंसर आ गया। तो बिफोर मिक्सिंग तो आ चुका है, आफ्टर मिक्सिंग देखते हैं। आफ्टर मिक्सिंग ऑफ HCl, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ HCl की बात करें, आफ्टर मिक्सिंग ऑफ HCl, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहां पर HCl स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूट जाएगा, H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। अब अगर मैं यहां पर बात करूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका कितना था कंसंट्रेशन? 0.1, ये 0, ये 0। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये पूरा खत्म हो जाएगा 0, ये कितना होगा? 0.1, ये 0.1। पर मुझे पता है कि सोल्यूशन में स्टार्टिंग में कौन था? HCN। HCN की अगर अपन बात करें तो ये एक्वस में डालेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इक्विलिब्रियम अटेन करेगा, H प्लस एक्वस प्लस Cn माइनस एक्वस। अब अगर मैं बात करूं टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन क्या है? C, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 0.1। मैं C मान के चल रहा हूं, ये कितना है? 0.1 है। ठीक है, ये 0, ये 0। टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पर ये हो जाएगा C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये तो है ही नहीं, ठीक है, HCl है ही नहीं कंटेनर में। अब अगर HCl कंटेनर में नहीं है मतलब HCN का क्या आ चुका होगा? इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। अगर HCN का इक्विलिब्रियम आ चुका है तो जब भी अपन किसी भी वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, या मैं ऐसे कह दूं जब भी अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का पीएच निकालते हैं वो तब निकालते हैं जब चीजें पूरे सोल्यूशन में कांस्टेंट हो जाती हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, मैं अल्फा निकाल रहा हूं, है ना, ये मौजूद नहीं है,
मैं इसका अल्फा निकाल रहा हूं, अल्फा कितना निकल कर आया 10 टू द पावर -3। ये 10 टू द पावर -3 कब निकाला है? एट इक्विलिब्रियम। पीएच कब निकालूंगा? एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सब स्पीशीज का कांस्टेंट क्या हो जाता है? कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, रिएक्शन में कुछ भी हलचल नहीं होगी, तभी तो मुझे एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। वरना अगर मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं निकालूंगा तो अल्फा की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। जब सारी चीजें शांत हो जाएंगी तब जाके मैं क्या निकालूंगा? वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा। तो अभी ये नहीं चल रहा है, इसका अपन ने क्या निकाला? अल्फा निकाला। अल्फा कितना निकल कर आया? 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या इंट्रोड्यूस कर दिया? HCl। क्या कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। कॉमन आयन नजर आ रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, सेकंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही है। अब होगा क्या? HCl का इक्विलिब्रियम आ चुका था, कंटेनर में मचक के इक्विलिब्रियम पर बैठी थी, स्टेबल कंडीशन पे बैठी थी। HCl ने इससे पूछा क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? तो HCl ने कहा ठीक है आ जाओ। अच्छा, इसने हाँ क्यों भरी? इसने हाँ इसलिए भरी क्योंकि ये वीक था। इसने देखा HCl स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अगर मेरी कोई जिंदगी में आएगा तो हो सकता है कि मेरा कुछ भला हो जाए, ये सोचकर इसने इसको अलाउ करा। पर जब से HCl इसकी जिंदगी में आया है, ये कुछ और ही कर बैठा है। अब क्या करके बैठा है देखेंगे आगे। अब सुनना ध्यान से। जैसे ही HCl आया तो हुआ क्या? जैसे ही HCl आया तो क्या हुआ? मैं कह सकता हूं Cl अपने जैसे को ढूंढेगा पर इसको कोई नहीं मिल पाएगा, पर जब H+ ढूंढने निकलेगा तो इसको मिल जाएगा। कॉमन आयन दिख गया। तो होगा क्या कि H+ का यहां पर जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा? C∝+ 0.1। C∝+ 0.1 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? अगर ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो दौड़ा दौड़ा कौन आएगा? ली चाटेलियर। किसको लेकर आएगा? अपने प्रिंसिपल को लेकर आएगा। और अगर यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन कहां जाएगी? अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आप मुझे बताओ HCl का अल्फा पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा या और घट जाएगा? ये बात समझ में आती है? मतलब रिएक्शन कहां जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब सुनते जाना, बातें खत्म नहीं हुई हैं। रिएक्शन जारी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मैं कह सकता हूं इसका कुछ अमाउंट खत्म होगा। मैंने मान लिया इसका अमाउंट खत्म हुआ x से, बोल सकता हूं ना यार, कुछ भी x y z कुछ भी ले लो। तो अगर इसका x से खत्म हुआ होगा तो इसका भी x से खत्म हुआ होगा, क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। और इसका बढ़ेगा किससे? x से। यहां तक बात समझ में आती है? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है। मतलब मैं कह सकता हूं ये x से कब तक घटता रहेगा? जब तक नया इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। थोड़ा घटेगा, थोड़ा घटेगा, थोड़ा घटेगा, थोड़ा घटेगा, थोड़ा बनेगा, पर ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला? जब तक नया इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ये बात समझ में आ रही है? अब नया इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो एक बात मुझे बताओ, पहले HCl टूटा था C अल्फा, ये बना कितना? C अल्फा, C अल्फा। अब रिएक्शन कॉमन आयन इफेक्ट के कारण थोड़ी सी पीछे चली गई, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं रिजल्टेंट जो H+ बना HCl से, क्या उसको मैं बोल सकता हूं C∝-? पहले टूटा कितना? अल्फा, थोड़ी सी रिएक्शन पीछे गई तो थोड़ा और क्या कह सकता हूं, कम टूटा। पहले टूटा कितना? अल्फा टूटा, रिएक्शन पीछे गई, तो मैं कह सकता हूं पहले जितना टूटा था उससे कम टूटा है, मतलब अल्फा कम हो चुका है। तो इस अल्फा को मैंने अल्फा-डैश बोल दिया। ये नया अल्फा आया, और बहुत बात भी समझ में आती है, ये अल्फा है तो ये तो कुछ और ही होगा ना। तो नया अल्फा आया, उस नए अल्फे को मैंने बोल दिया अल्फा-डैश। बोल सकता हूं ना यार, ये C∝-। तो ये भी कितना हो जाएगा? C∝-। तो बोल सकता हूं ये भी कितना हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है कुछ? सुनना ध्यान से, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं C माइनस ब्रैकेट में C∝-X? तो ये भी तो सर दिख रहा है C∞C∝-। आगे क्या? C माइनस, अगर मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूं तो ये माइनस हो जाएगा,
और यहां पर सी अल्फा माइनस एक्स को ही तो मैं सी अल्फा डैश लिख रहा हूं, तो क्या सी माइनस सी अल्फा डैश हो जाएगा। मतलब अब मैंने मान लिया नया जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो है अल्फा डैश। यहां पर किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। क्लियर है सभी को? ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब एक बात मुझे बताओ, इस रिएक्शन के लिए मैं क्या लिखूंगा, के या के बी? के की वैल्यूज बता सकते हो? डायरेक्ट वैल्यूज बताओ मुझे। सी अल्फा डैश प्लस 0.1, सी अल्फा डैश प्लस 0.1 मल्टीप्लाइड बाय सी अल्फा डैश डिवाइडेड बाय सी माइनस सी अल्फा डैश। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। तो क्या मैं सी से सी उड़ा दूं तो क्या के को लिख सकता हूं सी अल्फा डैश प्लस 0.1 इंटू अल्फा डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डैश, बोल सकता हूं ऐसे। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, अजम्पशन लेंगे। अजम्पशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो अजम्पशन ले लेते हैं। फर्स्ट अजम्पशन लेंगे अपन, सी अल्फा डैश प्लस 0.1 इज नियरली इक्वल टू 0.1। कैसे? सुनना ध्यान से, ये तो पहला अजम्पशन लेना है। दूसरा अजम्पशन क्या लेना है मुझे, 1 माइनस अल्फा डैश इज नियरली इक्वल टू 1। अब ध्यान से सुनते जाना, रीजनिंग दे रहा हूं मैं आपको। अगर मैं अल्फा डैश की बात करूं तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अल्फा आ रहा था 10⁻³ अल्फा डैश आएगा इससे ज्यादा या कम? और कम आएगा, मतलब 10⁻³ से कम आएगा, 10⁻⁻4 मान लेता हूं, है ना। तो अगर इसको 10⁻⁴ मानूंगा तो मैं कह सकता हूं 1 के रिस्पेक्ट में तो बहुत छोटा है, क्योंकि मुझे पता है जो अल्फा है वो कितना है 10⁻⁻3, और अल्फा डैश अपन जानते हैं लेस देन क्या होगा 10⁻⁻3, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। तो ये वैलिड है ना। अच्छा, अब इधर देखो, सी कितना है, सी है 0.1। अच्छा, अल्फा डैश 10⁻⁻3 से कम है, मतलब मैं मान लेता हूं 10⁻⁻4 थोड़ी देर के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻5, और 10⁻⁻5 और ये 0.1, नेग्लेक्ट कर सकता हूं इसको 0.1 के सामने, तो बोल सकता हूं ये 0.1 के आसपास ही होगा। क्लियर है बात सभी को? ये क्या है, ये दोनों अजम्पशन मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूं, ये सही में एक्चुअल में वैलिड है, वैलिड है। तो अब मैं कह सकता हूं कि a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा डैश डिवाइडेड बाय 1। तो क्या अल्फा डैश की वैल्यू आ जाएगी के डिवाइडेड बाय 0.1, और के की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज अल्फा डैश इज इक्वल टू 10⁻⁻6। पहले कितना था 10⁻⁻3, अब कितना हो गया 10⁻⁻6। मतलब मैं कह सकता हूं HCl जब से इसकी जिंदगी में आया है, इसकी जिंदगी और तहस नहस हो चुकी है। पहले जितना टूट रहा था वो बहुत कम टूट रहा था, अब तो और भी कम टूट रहा है। पहले बहुत वीक था, अब तो और वीक हो चुका है। HCl ने मतलब इसको बहुत कमजोर बना दिया है। ये बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ अल्फा में कितने टाइम्स का वेरिएशन आया है, 1000 टाइम्स का। ये बात समझ में आ रही है? 1000 टाइम्स गिर चुका है। बात समझ में आ रही है? शक्ल क्या देख रहे हो, कॉपी करो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाना है मुझे। शक्ल मतलब ऐसे देखने बैठ जाते बिल्कुल। क्या कह रहे हो? अल्फा का स्क्वायर करना, क्या कहना चाह रहे हो यार? अरे पहले ये तो लिख लो। क्या कह रहे हो, कॉमन है? कॉमन है ना यार, परसों है, कल थोड़ी ना। लिख लिया ये। इतना लंबा?
ऐसे कैसे करेंगे हम? सर बहुत बार आप ऐसे करते हो, हमें डर लग जाता है, पर आज हमें इसलिए मजा आया क्योंकि आपने बहुत दिनों बाद करा है। बताओ, सुनो इधर, अरे इधर देख लो, एक मिनट, इतना लंबा करोगे क्या? सर मुझे तो एक लाइन में चाहिए आंसर, जैसे यहाँ पर निकाल रखा है। हलवा है क्या ये? कॉमन आयन इफेक्ट है क्या? ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू, मैं चाहता हूं, सर मैं तो ये चाहता हूं कि आप मेरे को डायरेक्ट ये लिखना सिखा दो। यार ये कैसे लिखोगे यार डायरेक्ट? ये सर देखो बहुत सिंपल है, अल्फा इज इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय 0.1। अच्छा अब इधर देखो, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ये 0.1 आया कहां से? यहां से। ये 0.1 कहां से आया? यहां से। ये 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 आया कहां से? यहां से। इसका मतलब क्या है? 0.1 की जगह क्या लिखूं? कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोल रहा हूं, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? और अगर किसी को कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखना है तो वो कंसंट्रेशन नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होना चाहिए। क्योंकि सपोज करो H2SO4 आ गया तो 2H+ मिलेंगे, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में निकालोगे तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर अपने आप वही चीज बन जाएगी। ठीक है, तो नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ka डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन मतलब कॉमन आयन, कोई सा भी आयन का मत रख देना। तो मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताना, सुनो ध्यान से यहाँ पर, रैपिड फायर राउंड। अगर मैं H2SO4 ले लेता हूं, उसका कंसंट्रेशन 0.1 ले लेता हूं, तो यहां पर क्या रखूंगा? हाँ, H2SO4 ले लेता हूं, उसका कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर, तो Ka डिवाइडेड बाय क्या रखूं? 0.2। क्योंकि कॉमन आयन कौन है? H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.1, H2SO4 में 0.2। बात समझ में आ रही है? क्या आप डायरेक्ट निकाल लोगे? एक और क्वेश्चन लिखो, अभी तो ऑड आयन इफेक्ट भी पढ़ाना है। क्या कह रहे हो? अच्छा मुझे एक बात बता सकते हो, कुछ और कंक्लूजन निकालें अपन यहाँ पर? नहीं कंफ्यूज नहीं हो गए, कंक्लूजन ही बताऊंगा। मुझे एक बात बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण अल्फा क्या हुआ? बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग। अगर इसको बोल रहा हूं अल्फा 1, ये अल्फा 2, तो बिफोर मिक्सिंग अगर अल्फा 1 है या अल्फा है, और आफ्टर मिक्सिंग अपन ने क्या लिया था? अल्फा डैश लिया था। तो आप मुझे बताओ अल्फा डैश बढ़ा या घटा? अल्फा डैश क्या हो गया? घट गया। ठीक है, अच्छा आफ्टर मिक्सिंग कंसंट्रेशन ऑफ H+ नेट, नेट कंसंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ेगा या घटेगा? याद करो मैंने बताया था, इक्विलिब्रियम आया था, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, रिएक्शन पीछे जाएगी, नया इक्विलिब्रियम आएगा। तो आप मुझे बताओ नए इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है या पुराने इक्विलिब्रियम का? नए इक्विलिब्रियम का। अरे बताया था ना यार, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो नए इक्विलिब्रियम का क्या होगा? कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब H+ नेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताओ पीएच क्या होगा? घटेगा। एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा।
क्वेश्चन लिखेंगे, एक और क्वेश्चन लिख लो फटाफट, डायरेक्ट आंसर बताना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन करा रहा हूं। बोलू? ये लिख लेना। बोलू? क्वेश्चन लिखेंगे, Ka for acetic acid is Ka for acetic acid is 1.8 into 10 to the power minus 5. 1.8 into 10 to the power minus 5. Ka for acetic acid is 1.8 into 10 to the power minus 5. Find out the percentage dissociation of. Find out the percentage dissociation of 0.2 molar. Find out the percentage dissociation of 0.2 molar acetic acid in the presence of 0.2 molar acetic acid in the presence of 0.1 molar HCl solution. 0.1 molar HCl solution. बताओ जल्दी से। अपन को क्या बताना है? अल्फा डैश बताना है। समझ में आ रहा है ना अल्फा डैश क्या है? मिक्स करने के बाद यहाँ पे इसको अल्फा ले लो, एक ही बात है। हाँ, क्या हो जाएगा? K अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। कॉमन आयन यहाँ पर कौन है भाई? H प्लस। और 0.1 मोलर HCl से H प्लस कितना मिलेगा? 0.1। क्वेश्चन खत्म हो गया। 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। मतलब मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2%। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, किसी को भी डाउट है तो बोलो। मॉड्यूल बना लिया आपने? किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं बनाया क्या? ठीक है, एक काम करना, एक्सरसाइज नंबर 1 में ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के क्वेश्चन है क्या किसी पास मॉड्यूल? देना एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ 12 से लेकर 20 तक एक्सरसाइज नंबर 1 में, ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, और आप एक और काम करिए, BB1 भी बना लीजिएगा। BB1 पूरी बन जाएगी। कुछ दे दिए थे मैंने क्वेश्चन,
ना, पूरी बन जाएगी आपसे, है ना। ये लीजिए, एक इसकी मॉडल। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करना क्वेश्चन, है ना, बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा आप। थैंक यू।